दोस्तों, विश्व के भूगोल के तहत आज का हमारा जो चैप्टर है वह है भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित आज हम प्रश्न देखेंगे व्याख्या सहित। आइए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्मा कहा जाता है। जो पृथ्वी के तल, जो पृथ्वी है, उनके नीचे की जो परतें हैं वो किसी कारणवश जब पिघल जाती हैं, ताप अधिक होने से या फिर अन्य किसी कारण से जब ये पिघल जाती हैं प्लेटें, चट्टानें, तो इनको ही गर्म गलित पदार्थों को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। अब जब यही मैग्मा अपनी गति के कारण ऊपर उठकर उद्गार के रूप में सामने आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? बाहर जब आ जाते हैं तो लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान मैग्मा धरातल पर आने के बाद क्या कहलाता है? लावा। बेसाल चट्टानों का निर्माण लावा के जमने के परिणाम स्वरूप हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में मुख्य परीक्षा जियोग्राफी के लेक्चर देखिए, उसमें हमने पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है। पूरा आपका कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी या सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्यों होती है, उसका कारण क्या है, इसके लिए आप विस्तार से वो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट जो हमने बताया है वो आपको देखना पड़ेगा। तो विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। जैसे आपका जापान वगैरह हो गया, फिलीपींस हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। ज्वालामुखी की इस तटीय श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त तथा अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों नाम पूछ सकता है, कहाँ किसको कहते हैं? फायर ग्रिडल ऑफ द पैसिफिक या रिंग ऑफ फायर। यह पेटी अंटार्कटिका के एरेबस पर्वत से प्रारंभ होकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे मुख्यतः एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के ज्वालामुखियों को सम्मिलित करके पश्चिमी तटीय भागों के सहारे अलास्का तक विस्तृत है। लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? दोस्तों, लैकोलिथ, बैथोलिथ, फोकोलिथ, सिल, डाइक, ये सभी क्या है? जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उन नलियों से जहाँ से यह मैग्मा निकलता है उसमें जो जमाव होता है, उस जमाव कारण विभिन्न आकृतियों का जो स्वरूप ले लेता है, उसी को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। लैकोलिथ, बैथोलिथ, सिल, डाइक, ठीक, फोकोलिथ। यह किससे संबंध है इसका? ज्वालामुखी प्रक्रिया संबंध है। सी इसका उत्तर है। ठीक है। जब ज्वालामुखी लावा भूपटल के आंतरिक भाग में ठंडा होकर जम जाता है तो कई भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे बैथोलिथ, लोकोलिथ, लेपोलिथ, फोकोलिथ, सिल्वर, डाइक। भूकंप को और किस नाम से? भूकंपन। बी इसका उत्तर है, तो बच्चों वाला प्रश्न है। भूकंप का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का कांपना या हिलना है। यह एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया या का प्रतिफल है जिसके द्वारा भूतल में हलचल पैदा होने के परिणाम स्वरूप कंपन होने लगता है। भूकंप क्यों होता है, उस प्रक्रिया को आप जरूर समझें। उस एक वीडियो में जियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, विवर्तनिक जो प्लेट टेक्टोनिक्स जिसको बोलते हैं, प्लेटों का जो संचलन होता है, ठीक, वह एक मुख्य कारण है भूकंप आने का। तो बी इसका उत्तर है। भूकंप की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: ज्वालामुखी क्रिया, भूसंतुलन, भ्रंशन, प्लेट विवर्तन की प्रत्यास्थ पुनश्चलन, जलीय भार, उल्कापात, परमाणु बमों का परीक्षण आदि, इन सब के कारण भूकंप आ सकता है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? एक ही समय में जो कंपन करते हैं, एक ही समय में जहां भूकंप आते हैं, उनको क्या कहते हैं? सभूकंप रेखाएं। इंग्लिश में याद रखिएगा कि इंग्लिश में पूछता है होमोसिस्मल लाइंस, होमोसिस्मल लाइंस, ए इसका उत्तर है। एक ही समय में भूकंप से उत्पन्न विनाश के परिणाम स्वरूप समान रूप से प्रभावित होने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सभूकंप या होमोसिस्मल लाइंस कहते हैं।
अधिकांश विध्वंसकारी भूकंप जो बड़े भूकंप आते हैं उनका कारण सामान्यतः क्या होता है? तो दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तन की। तमाम प्लेटों में पृथ्वी को विभाजित किया गया है। इन प्लेटों में विभिन्न प्रकार का संचलन होता रहता है जिसके कारण घर्षण होता है। इनमें हमने आपको बताया है कि एक अभिसारी प्लेट सीमांत होता है, अभिसरण होता है। जब दूसरी प्लेट जब दो प्लेटें टकराती हैं तो एक जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की तरफ धंसती है, नीचे की तरफ धंसती है तो प्लेटों को तोड़ते हुई जाती है। जब तोड़ते हुई जाती है तो टूटने से क्या होगा? भूकंप आएगा। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे मैग्मा की उत्पत्ति होगी, ताप बढ़ने के कारण। ठीक, मैग्मा यह बाहर निकलेगा तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया भी होगी। ठीक है, तो इसी तरह अपसरण के कारण भी भूकंप आते हैं, इसी तरह समानांतर संचलन के कारण भी भूकंप आते हैं। तो 3 प्रकार से संचलन होता है इन प्लेटों के बीच, तीनों वजहों से भूकंप आ सकते हैं। विस्तार से जानने के लिए जैसा कि हमने बताया वो पहला वीडियो मुख्य परीक्षा वाला आप अवश्य देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इससे संबंधित सब आपको समझ में आ जाएगा कि भूकंप कैसे आता है, किस प्रकार से आता है। तो डी इसका उत्तर है। अधिकांश भूकंपों का कारण प्लेट विवर्तन की, प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह 15 गतिशील प्लेटों, जिसमें 6 बड़ी प्लेटें हैं, 9 छोटी प्लेटें हैं, उनसे निर्मित है। जब इन गतिशील प्लेटों के बीच परस्पर घर्षण होता है तो भूकंपीय घटनाएं उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी विस्फोटों, वलन एवं भ्रंशन तथा प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण भी भूकंपीय घटनाएं होती हैं। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी आती है किस कारण आती है? समुद्र के तल में भूकंप जो होता है उसकी वजह से सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो ए इसका उत्तर है। सुनामी केवल एक सागरी तरंग ही नहीं होती बल्कि यह सागरी तरंगों की एक सतत श्रृंखला होती है जो महासागरीय नितल अथवा उसके नीचे भूगर्भिक संचलनों, भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं के कारण पैदा होती हैं। सुनामी में जल की गति संपूर्ण गहराई तक होती है। महत्वपूर्ण है, सुनामी में जल की गति संपूर्ण गहराई तक होती है। जैसे ही जल तरंगे आगे बढ़ते हुए स्थल की ओर पहुंचती हैं तो इनकी ऊंचाई में असामान्य वृद्धि हो जाती है और ये सुनामी जैसी आपदा का रूप ले लेती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? बहुत प्रसिद्ध है सक्रिय ज्वालामुखी कोलिमा, ये मैक्सिको में स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको वॉल्केनो ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। नाम याद रखिए, वॉल्केनो ऑफ फायर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलिमा। ठीक है, ज्वालामुखी के कीप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? पूछा गया है प्रश्न, आ सकता है यूपी SSSC में ही पूछा गया है इस प्रश्न को। कीप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्रेटर विश्व में कई स्थानों पर पाए जाते हैं। सी इसका उत्तर है। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। छिद्र के ऊपर ज्वालामुखी है, यहाँ छिद्र के ऊपर ये क्रेटर यहाँ पर पाया जाता है इस ढंग से, तो या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं, जो प्रायः कीपाकार होते हैं। इनका ढाल शंकु के आकृति का होता है। उदाहरण के लिए सिंडर शंकु के अंदर निर्मित क्रेटर का ढाल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है। जैसे जैसे शंकु का विस्तार होता है उसके क्रेटर का आकार भी बढ़ता जाता है। यह भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भूकंप के परिमाण को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? भूकंप की तीव्रता या परिमाण को जो नापने के लिए यंत्र प्रयोग होता है, सिस्मोग्राफ दोस्तों। ठीक है, और रिक्टर स्केल पे मापते हैं, सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। डी इसका उत्तर है। वह यंत्र जिसकी सहायता से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता परिमाण का मापन किया जाता है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं, याद रखिए, राशि फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। राशि फेरल स्केल जो है मापक जो 1 से 11 अंकों का प्रयोग होता है उसमें। ठीक है, राशि फेरल में। मर्केली स्केल में 1 से 12 तक के मापकों का इस्तेमाल होता है। और रिक्टर स्केल जिसमें सामान्यतः सबसे प्रचलित स्केल है यह, तो 0 से लेकर 9 तक के मापकों का प्रयोग होता है। ठीक है, तीनों आपको याद रखना है। इसमें 2 तरह से प्रश्न आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्केल भूकंप के लिए मापक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो राशि फेरल, मर्केली, रिक्टर, ये तीनों होंगे। चौथा कोई अगर होगा तो आप देख लीजिएगा, वो नहीं होगा। इन तीनों को आप दिमाग में रखिएगा।
सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अभी आपने ऊपर प्रश्न में पढ़ा, प्रशांत महासागर में स्थित जो देश होंगे, तटीय देश होंगे, वहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी ज़्यादा पाए जाते होंगे। तो हवाई द्वीप ये जो स्थित है प्रशांत महासागर में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ए इसका उत्तर है। विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। हाल ही में किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जो हवाई द्वीप में ही स्थित है। भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या है? अर्थात भूकंप केंद्र जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। देखिए, जहां पर भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है, उस सबसे नज़दीक स्थान वह तल का जहां पर भूकंप अनुभव किया जाता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। लेकिन जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको फोकस या भूकंप उद्गम केंद्र भी कहते हैं या फोकस कहते हैं उसको। तो डी इसका उत्तर है, याद रखिएगा। ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है अर्थात भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं। जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। निम्नलिखित में से रिक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अभी आपने देखा, भूकंप का परिमाण नापने के लिए। सी इसका उत्तर है। भूकंप के परिमाण या तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। इस पैमाने का आविष्कार प्रसिद्ध भूकंपवेत्ता चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। इसका मानक 0 से 9 तक होता है तथा प्रत्येक आगे की संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण को दर्शाती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों, कोटापैक्सी पर्वत ये कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में, दक्षिण अमेरिका में। 20 का उत्तर है। कोटापैक्सी जो माउंटेन है, पर्वत है, वो सक्रिय ज्वालामुखी से निर्मित है। यह पर्वत इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जितने ज्वालामुखी पर्वत हैं, कहाँ पर स्थित हैं, क्या उनकी विशेषता है, इसका एक अलग वीडियो हमारा आएगा। वो सीरीज़ अलग रहेगी। यह कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पे आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगे, ऑथेंटिक मिलेंगे। इसलिए यह जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है इसका समाप्त होना बहुत ही आवश्यक है। इसको आप समाप्त कर लीजिए, उसके बाद फिर डेली क्विज और अन्य चीज़ें फिर स्टार्ट हों ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।